अस्सलामुअलैकुम। जियो इलेक्शन सेल से मैं हूं सारा इलियास। सियासी माहौल में गर्मा गर्मी पैदा हो रही है और आइंदा इंतखाबात के लिए सियासी जमातों और उम्मीदवारों की सरगर्मियों में तेजी से इजाफा हो रहा है। रोजाना किसी बड़ी जमात का रहनुमा या तो अपने कारनामे गिनवा रहा होता है या अपने मुखालिफिन की जानिब तंज के तीर बरसाता हुआ नजर आता है। इस हलचल ने सियासी माहौल को गरमाना शुरू कर दिया है, जिससे अवाम में इंतखाबात के बारे में छाई बेयकीनी भी दूर हो चुकी है। आज भी कई सियासी रहनुमाओं ने मुख्तलिफ इलाकों में इंतखाबी जलसों से खिताब किया। इसी पर पहले सुहेल वड़ाइच साहब से बात करेंगे। और सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा, मुस्लिम लीग नून ने बूरेवाला जबकि पीपल्स पार्टी ने मुल्तान में जलसा किया है। इन दोनों बड़ी सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम को आप कैसे देखते हैं? जी, मेरा ख्याल है कि हर दिन जो नया चढ़ रहा है उसके साथ इंतखाबी मुहिम ज़ोर पकड़ रही है। और जैसे पहले लगता था कि भाई अभी इलेक्शन का माहौल नहीं बना, अब कुछ माहौल बनना शुरू हो गया है। नून भी धड़ाधड़ जलसे करने शुरू हो गई हैं, मरियम भी निकल पड़ी हैं, शहबाज शरीफ भी निकल पड़े हैं, नवाज़ शरीफ भी जो है वो जलसे कर रहे हैं। तो इससे भी माहौल बनना शुरू हो गया। दूसरी तरफ बिलावल काफ़ी अरसे से मुतहर्रिक हैं, वो भी पंजाब में ख़ास हलकों में जा रहे हैं। भलवाल गए, अब आज भी उन्होंने मुल्तान में जलसे से खिताब किया है। तो ये इससे एक एक्टिविटी बन रही है। बस पीटीआई जो है उसके कोई बड़े जलसे नहीं हो रहे, पीटीआई की कोई लीडरशिप यहाँ नहीं आ रही। एक तो ये भी बड़ा प्रॉब्लम है कि पीटीआई ने जो नए चेयरमैन बनाए हैं वो खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं। और उन्हें चाहिए था कि कोई ऐसे बंदे तो होते जो पूरे पाकिस्तान में दौरा करते और जलसे करते। वो कोई ऐसे बंदे नहीं नज़र आ रहे। जितनी नुमाया लीडरशिप थी वो सारी टिकटें लेके जो है अपने अपने हलके तक महदूद हो गई है। तो अब कौन इलेक्शन कैंपेन जो है वो करेगा? सिर्फ क्या लोकल लीडरशिप जो है वो काफ़ी होती है? मेरा नहीं ख्याल कि सेंट्रल लीडरशिप जो है उसको जाके मैसेज देना चाहिए। ये पीटीआई की कमी जो है वो नज़र आ रही है। अच्छा सुहेल साहब, आपने पंजाब के सियासी ख़ानदानों के इंतखाबी जोड़ तोड़ के बारे में दिलचस्प और वसी मालूमात आप रखते हैं, इसलिए आज हम आपसे बात करेंगे इस हवाले से साहिवाल डिवीज़न की। तो आप बताइएगा कि सेंट्रल पंजाब का ज़रखेज़ साहिवाल डिवीज़न सियासी तौर पर क्यों अहमियत का हामिल है और कौन से इलाके ऐसे हैं यहाँ पर जो कि काफ़ी अहमियत के हामिल समझे जाते हैं? देखें जी, साहिवाल डिवीज़न है तो छोटा, इसमें सिर्फ 3 अजला हैं, उकाड़ा, पाकपतन और साहिवाल। लेकिन इसकी सियासी अहमियत जो है वो बहुत है। इसकी एक तो वजह यह है कि सेंट्रल पंजाब का ये आखिरी ज़िला है, इसके बाद साउथ पंजाब जो है वो शुरू हो जाता है। और यहाँ से बड़े नुमाया नाम जो हैं वो माजी में मुख्तलिफ़ वफाकी हुकूमतों में, सूबाई हुकूमतों में अहम किरदार अदा करते रहे हैं। मियाँ ग़ुलाम मोहम्मद अहमद ख़ान मानेका जो है वो वफाकी वज़ीर रहे हैं। मियाँ मंजूर भट्टू साहब जो है वो पंजाब के वज़ीर आला का काफ़ी अरसे तक रहे और फिर वफाकी वज़ीर जो हैं वो भी रहे हैं। इसके अलावा राय फैमिली ऑफ चीचा वतनी है। इसके अलावा राव सिकंदर इकबाल भी यहाँ से बिलोंग करते थे। उनके चचा जो हैं और फिर उनके चचाजाद भाई राव अजमल ये भी एमएनए रहे हैं। राव सिकंदर इकबाल जो है वो 2 दफ़ा फेडरल मिनिस्टर रहे हैं। तो ये इसकी जो है फिर अता मानेका है। और फिर सबसे दिलचस्प बात यह है कि बुशरा जो है ख़ान साहब की अहलिया, उनका तल्लुक़ भी इसी डिवीज़न से है और उनका इन्फ्लुएंस जो है वो भी हमें जगह जगह नज़र आता है। फिर एक और बड़ा नुमाया नाम मियाँ यासीन भट्टू का था, जो कि पहले तो मुस्लिम लीगी थे, फिर पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल रहे और बाद में फिर वफाकी वज़ीर भी रहे। जुनेजो की कैबिनेट में भी वज़ीर ख़जाना थे। बड़ा उनका भी तूती बोलता रहा माजी में। अब उनके भाई जो हैं मोइन भट्टू साहब, अब वो सियासत में जो हैं वो मुतहर्रिक हैं। फिर जो है जो हुजरा शाह मकीम के पीर फैमिली है, अफ़ज़ाल अली शाह गिलानी साहब, उनके बेटे रज़ा अली गिलानी हैं। फिर वहाँ लंगड़ियाल फैमिली है, चौधरी नूरेज़ शकूर साहब हैं, ये भी फेडरल मिनिस्टर रहे और ये भी राजपूत ख़ानदान से तल्लुक़ रखते हैं। फिर वहाँ पे राव हाशिम साहब की फैमिली भी बड़ी इम्पॉर्टेंट रही। राव हाशिम साहब तवील अरसे तक जो है वो पीपल्स पार्टी में रहे और फेडरल लैंड कमीशन के चेयरमैन रहे। अब उनके पोते जो हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं।
तो इस हवाले से काफ़ी अहम शख्सियात जो हैं अब भी नुमाया तौर पर वहाँ से हिस्सा ले रही हैं साहिवाल डिवीज़न से। सुहेल साहब, माजी में इस डिवीज़न में वोटर ट्रेंड क्या देखने में आया है, इस बारे में आप बताइएगा कुछ। अगर हम पिछले 2 इलेक्शंस को देखें 2013 और 2018, तो दोनों में ही नून लीग ने 2018 में यहाँ से 8 सीटें ली, तहरीक इंसाफ सिर्फ 1 सीट ले सकी, और 2013 में 12 सीटें जो हैं वो नून लीग ने ली और तहरीक इंसाफ जो है वो 1 सीट ले सकी। तो जिस तरह पिछली दफ़ा फैसलाबाद में हवा बदल गई थी या जो नॉर्थ था सारा उसमें हवा बदल गई थी और लोग तहरीक इंसाफ को ज़्यादा सीटें मिली थी, यहाँ वो तब्दीली हमें नुमाया नज़र नहीं आ रही। अच्छा सुहेल साहब, ज़िला पाकपतन की अगर बात की जाए तो यहाँ की इंतखाबी सूरत हाल क्या है, यहाँ कौन कौन से दिलचस्प मुकाबले होंगे? देखें जी, यहाँ पाकपतन जो है बाबा फरीद की वजह से मशहूर है और उन्हीं अजोदन होता था इसका नाम पहले तो, लेकिन फिर पाकपतन हुआ और फिर इसको ज़िला भी बाबा फरीद की वजह से बनाया गया। और इस हल्के से नून लीग के अहमद रज़ा मानिका हैं। ये अहमद रज़ा मानिका ग़ुलाम मोहम्मद अहमद ख़ान मानिका के बेटे हैं और जो बुशरा बीबी के एक्स हस्बैंड थे उनके भाई हैं। और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने टिकट तो दिया था राव उमर हाशिम को, लेकिन अब वो आज़ाद हैं और पीपल्स पार्टी से हमायूं सरवर बोदला, ये बोदला ख़ानदान से हैं, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। जमात इस्लामी के ग़ुलाम मोहिउद्दीन और तहरीक लब्बैक के शौकत अली भट्टी जो हैं वो भी मैदान में हैं। और अहमद रज़ा मानिका साबिक़ खातून अव्वल बुशरा इमरान ख़ान के देवर हैं, साबिक़ देवर हैं। और लेकिन भाइयों में आपस में नहीं बनती थी, जो बुशरा के हस्बैंड है और इनमें आपस में नहीं बनती थी माजी में, और एक दूसरे के ख़िलाफ़ भी सरगर्म अमल रहे हैं। और ये इंटरव्यू में तरीन साहब ने एक मेरे साथ इंटरव्यू में ये इंकशाफ किया था कि अहमद रज़ा मानिका ने पहले ही आके मुझे ये वार्न किया था कि इमरान ख़ान साहब ये शादी करना चाहते हैं, करने वाले हैं, तो आप उन्हें रोकें। तो ये बात ऑन रिकॉर्ड जो है हुई थी। और 2018 में यहाँ से अहमद रज़ा मानिका ने तहरीक इंसाफ के पीर मोहम्मद शाह खग्गा को शिकस्त दी थी। और अब भी देखें क्या होता है। राव उमर हाशिम, जैसे मैं पहले बता रहा हूँ, इनकी फैमिली बहुत अरसा पीपल्स पार्टी में रही है, लेकिन अब जो है ये नून लीग के साथ हैं, तो यही सख्त मुकाबला होगा आमने सामने। सुहेल साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। यहाँ पर हम पाकपतन में मौजूद अपने नुमाइंदे मुराद खान को भी शामिल करेंगे। मुराद, आप हमें ये बताइएगा, आप चूँकि ग्राउंड पर मौजूद हैं, आप क्या माहौल देख रहे हैं? किस उम्मीदवार की मुहिम ज़्यादा पुरजोर दिखाई देती है और अवाम में इलेक्शन के हवाले से क्या जोश खरोश है? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बुंगा हयात चौक में। ये हल्का जो है ये सूबाई असम्बली PP 193 का है और यहाँ पे 193 के इस हल्के में तकरीबन 19 उम्मीदवार हैं जो कंटेस्ट कर रहे हैं और उनके दरमियान बड़ा मुकाबला भी बहुत है। यहाँ गहमा गहमी बहुत ज़्यादा है, लोगों के अंदर जोश व खरोश पाया जाता है और लोगों से हम मालूम करते हैं। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि यहाँ के जो उम्मीदवार हैं उनकी क्या पोजीशन है, कौन बंदा ज़्यादा मजबूत हुआ है। आप बताएंगे कि क्या टस मुकाबला है, चंगी तरह मुकाबला जिन्हें होता है। इन दोनों चो एक जितेगा, दूजे सब नहीं जीते, क्यों पता है हल्के च रहते हैं। मेरा आधा 18-19 वोट है, ये मेरा फर्क नहीं डालना, बड़ा उन्हें पहले नहीं करना है, जिदे वो आखेगा उदे देवांगे इंशाअल्लाह ताला। इन्होंने 10 मुकाबला पूरे पाकपतन के। ये आपने सुना, ये पाकपतन ये जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पे बड़ा सख्त मुकाबला है उम्मीदवारों के दरमियान और ये टफ मुकाबले में अपने वोट बता रहे हैं कि मेरे पास इतना वोट है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इलाके के लोग इतने सरगर्म हैं इस हवाले से। शुक्रिया आपका मुराद खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे पाकपतन से। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक से वापस आएंगे, साहिवाल डिवीजन के दीगर अहम मुकाबलों की बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू जियो इलेक्शन सेल। इंतखाबात 2024 के हवाले से हम बात कर रहे हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल साहब, ज़िला उकाड़ा की अगर बात की जाए तो कौन कौन से अहम सियासी रहनुमा इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं इस दफ़ा? जी, ये NA 138 उकाड़ा पहले डिस्कस कर लेते हैं। इस हल्के से नून लीग के मोइन भट्टू हैं और तहरीक इंसाफ ने
टिकट दिया था अरशद अली ख़ान मियो को, लेकिन ज़ाहिर है अब वो आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं। तहरीक लब्बैक के अख्तर हुसैन शाह हैं और मियाँ मंजूर भट्टू अहम आज़ाद उम्मीदवार हैं। तो मोइन भट्टू साहब का मैंने बताया कि यासीन भट्टू साहब के जो हैं ये भाई हैं, और यासीन भट्टू साहब ने तादेर इस हलके में जो है वो रूल किया है, और मियाँ मंजूर भट्टू साहब उनके मद्दे मुकाबल हैं। जो मियाँ मंजूर भट्टू साहब हैं ये तेजे का भट्टू हैं, और जो मोइन भट्टू साहब हैं वो ठक्कर का भट्टू हैं। यहाँ ये भी दिलचस्प बात है कि जो बुशरा जो हैं बुशरा इमरान वो कोयका भट्टू हैं, और ये जो अहमद रज़ा मानेका हैं ये मानेका भट्टू हैं। ये सारे भट्टू हैं, लेकिन इनकी आगे अलग अलग शाखें हैं जिनके मुताबिक इनको कहा जाता है। तो ये मियाँ मंजूर भट्टू का जो है ये आबाई हलका है, यहाँ से वो कई दफ़ा जीते हैं, आज़ाद भी जीते हैं, पीपल्स पार्टी से भी जीते हैं, पहले किसी ज़माने में मुस्लिम लीग में होते थे। तो यहाँ से मियाँ मोइन भट्टू जो हैं वो भी बहुत अहम है, उनका भी पूरी एक लॉबी है उनके साथ। तो अब देखना ये है कि क्या तेजे का भट्टू मियाँ मंजूर भट्टू जीतेंगे, ठक्कर का भट्टू मियाँ मोइन भट्टू जीतेंगे, या यहाँ पे कोई कोयका भट्टू जो हैं बुशरा इमरान, उनका भी पीटीआई के ज़रिए कोई जादू चलेगा। अच्छा, ये बताइएगा कि ओकाड़ा शहर पर मुश्तमिल हल्का NA 136 में क्या सूरत हाल है? NA 136 ओकाड़ा शहर है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट हल्का इसलिए है कि राव सिकंदर इकबाल यहाँ से जीते रहे हैं, और इस दफ़ा मुस्लिम लीग नून के रियाजुल हक जज हैं, ये पहले भी यहाँ से जीते हुए हैं, पहले भी MNA थे। ये इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इनकी घी की भी फैक्ट्री है, और पहले ये इंडिपेंडेंट जीत के तो नून लीग में शामिल हुए थे। पीपल्स पार्टी के चौधरी सजादुल हसन जो हैं ये एक्स MNA भी रहे हैं, और चौधरी सजादुल हसन भी पुराने पीपल्स पार्टी के हैं, राव सिकंदर इकबाल से के ज़माने से, तो वो दोबारा लड़ रहे हैं। PTI ने अब्दुल्ला ताहिर को जो है वो टिकट दिया है। तो देखना ये है कि ओकाड़ा शहर जो किसी ज़माने में लाड़काना कहलाता था, फिर ये नून लीग का गढ़ हो गया, और अब कहते हैं कि वहाँ PTI भी अच्छी खासी तादाद में मौजूद है। तो अब देखना ये है कि पलड़ा किस तरफ झुकता है। ठीक, सुहेल साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। आपको इस वक्त ले चलते हैं ओकाड़ा ग्राउंड पर, क्या सूरत हाल है हमारे नुमाइंदे वारिस हैदरी से जानते हैं। वो हमें बताएंगे कि यहाँ लोगों को कौन सा आज़ाद उम्मीदवार ज़्यादा मजबूत लग रहा है और आज़ाद उम्मीदवारों की क्या पोजीशन देखने में आ रही है। वारिस बताइएगा। आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद तो बहुत ज़्यादा है, 3 पैनल हैं, 3 पैनलों में 2 पैनल आज़ाद उम्मीदवारों पर मुश्तमिल हैं। मियाँ मंजूर अहमद भट्टू का पैनल भी आज़ाद है, जबकि PTI का हमायत याफ्ता पैनल भी आज़ाद है। मियाँ मंजूर अहमद भट्टू गो के अपना एक खासा वोट बैंक रखते हैं, वो खराबी सेहत के बावजूद, बल्कि वो शदीद खराबी सेहत के बावजूद अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। 2024 के इंतखाबात में यहाँ पर मियाँ मंजूर अहमद भट्टू के नीचे साबिक सूबाई वज़ीर सैयद अफजाल अली गिलानी, जबकि दूसरी सूबाई सीट पर मियाँ मंजूर अहमद भट्टू के बेटे मियाँ मुअज़्ज़म भट्टू कैंडिडेट हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिन 2 सूबाई आज़ाद उम्मीदवारों को अपनी हिमायत का यकीन दिलाया है, उनमें मियाँ फयाज़ कासम भट्टू और दूसरी सीट पर सरदार हैदर खान भट्टू कैंडिडेट हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों का पलड़ा 2024 के इंतखाबात में भी माज़े की तरह भारी नज़र आता है। यहाँ पर एक इंतहाई दिलचस्प बात है कि मियाँ मंजूर अहमद भट्टू के तामीर वतन ग्रुप और सैयद अफजाल अली गिलानी के शाह मुकीम ग्रुप ने गुज़श्ता 25 सालों में एक दूसरे के ख़िलाफ़ सियासत की, ताहम मौजूदा इंतखाबात में दोनों ग्रुपों ने मकामी सतह पर इंतखाबी मफाहमत कर ली। साबिक सूबाई वज़ीर सैयद रज़ा अली गिलानी 7 वाली कौमी असम्बली की सीट NA 137 पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं। वो अपनी कौमी असम्बली की सीट पर तो PTI के पैनल के साथ कैंपेन चला रहे हैं, लेकिन वो NA 138 पर PTI के पूरे पैनल की
खुलेआम मुखालफत करते हुए मियां मंजूर अहमद भट्टू और अपने वालिद सैयद अफजाल अली गिलानी की इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। 3 ग्रुपों के माबैन यहाँ पर मुकाबला है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मियां मंजूर अहमद भट्टू का पैनल और PTI का हिमायत याफ्ता पैनल। ताहम तीनों पैनल में पब्लिक का ज़्यादा रुझान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब है। शुक्रिया आपका वारिस हैदरी, आप हमारे साथ मौजूद थे। ओकाड़ा से वापस चलते हैं सुहेल साहब की जानिब। सुहेल साहब, ज़िला साहिवाल की क्या सूरत हाल है, और ये बताइएगा कि ज़िला साहिवाल में इस बार कौमी असम्बली के किस हल्के में कांटेदार मुकाबले की तवक्को है, आप क्या समझते हैं? ये हल्का वो है NA 143 साहिवाल। ये इस हल्के से नून लीग ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा और वहाँ जो साबका उम्मीदवार हैं वो नाराज़ हो गए हैं। यहाँ से IPP को के मियाँ नुमान लंगड़ियाल साहब जो हैं उनको टिकट दिया गया है। ये इकबाल लंगड़ियाल साहब के बेटे हैं जो कि माजी में भी बड़ा अहम रोल अदा करते रहे हैं। वो सूबाई वज़ीर भी रहे हैं। नुमान लंगड़ियाल साहब MNA भी रहे हैं। नुमान लंगड़ियाल साहब सूबाई वज़ीर भी रहे हैं। लेकिन जहांगीर तरीन के राइट हैंड मैन ये कंसिडर होते हैं। और अगर मेरा ख्याल है जहांगीर तरीन साहब का बस चलता तो बुज़दार चीफ़ मिनिस्टर ना होते, नुमान लंगड़ियाल जो हैं वो चीफ़ मिनिस्टर पंजाब होते। और तहरीक इंसाफ ने यहाँ से बड़े अपने आज़मूदा राय हसन नवाज़ साहब को उतारा है, लेकिन अब वो भी आज़ाद ही इलेक्शन लड़ेंगे क्योंकि तहरीक इंसाफ को तो सिंबल नहीं मिला। तो इसलिए पीपल्स पार्टी ने अली जवेद, माजिद हुसैन रिजवी इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो तहरीक इंसाफ ने 2018 में MNA राय मुर्तज़ा इकबाल को टिकट जारी की थी, जो बाद में वापस लेकर राय हसन नवाज़ को दे दी थी। 2018 में नुमान लंगड़ियाल यहाँ सूबाई नशिस्त से जीते थे, लेकिन फिर ज़िमनी इंतखाब में जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा तो वो हार गए थे। अब देखना यह है कि अब जो नई सेटिंग हुई है, ये जो नए मामलात हुए हैं, उसमें किस हद तक जो है वो नुमान लंगड़ियाल साहब अपना रोल अदा करते हैं। और जो नून लीग के जो साबिक यहाँ से उम्मीदवार थे वो आज़ाद खड़े हो गए हैं, क्या वो भी कोई वोट तोड़ सकेंगे? शुक्रिया आपका सुहेल साहब। साहिवाल की भी अब कुछ ग्राउंड पोजीशन हम जान लेते हैं, जिसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे साहिवाल में मौजूद हमारे नुमाइंदे सिद्दीक सरफराज। सिद्दीक, आप बताइएगा क्या आप देख रहे हैं यहाँ पर आवाम की उमूमी राय क्या है और किस उम्मीदवार की मुहिम में ज़्यादा गहमा गहमी नज़र आती है? जी, हम इस वक्त मौजूद हैं कौमी हल्का NA 143 चीचावतनी में। यहाँ से 2018 में PTI के उम्मीदवार राय मोहम्मद मुर्तज़ा इकबाल कामयाब हुए थे, जबकि मुस्लिम लीग नून के चौधरी मोहम्मद तुफैल जट उनके मुकाबले में कामयाब ना हो सके। इस वक्त जो यहाँ गहमा गहमी चल रही है इलेक्शन की, तमाम उम्मीदवार अपना अपना जोर लगा रहे हैं कैंपेन पर, दिन रात एक किए हुए हैं। यहाँ से अगर देखा जाए तो इस्तेहकाम पार्टी की नून लीग के साथ इस जो सीट एडजस्टमेंट के सिलसिले में मलक नुमान लंगड़ियाल जो साबिक सूबाई वज़ीर हैं वो उम्मीदवार हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर, सूबाई टिकट होल्डर, उनके बड़े भाई चौधरी मोहम्मद तुफैल जट वो भी उम्मीदवार हैं। उनका कहना है कि यहाँ से मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने वो ओपन हल्का किया हुआ है। इस हवाले से यहाँ एक खिचड़ी पकी हुई है कि कोई भी वर्कर जो वाज़ेह नहीं है कि क्या सूरत हाल होनी चाहिए। यहाँ कोई भी उम्मीदवार जो है वो वाज़ेह अक्सरियत में नहीं है। अगर आज़ाद उम्मीदवारों के हवाले से देखा जाए तो साबिक ज़िला नाज़िम चौधरी जाहिद इकबाल ने अमन ग्रुप के नाम से अपना पैनल तश्कील दिया है, जो अपनी इंतखाबी मुहिम ज़ोर शोर से चला रहे हैं और वो दावा करते हैं कि उनकी कामयाबी यकीनी है। आइए हम आवाम से भी पूछते हैं कि उनके ख्याल में कौन सा उम्मीदवार ज़्यादा मजबूत है। जी, ये जो इस हलके में हमारे MNA के उम्मीदवार हैं 143 में, हर आदमी जो है ना वो अपना दावा कर रहा है कि मेरी अक्सरियत इस वक्त बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, लेकिन हालात क्या बनते हैं, कुछ ये खबरें भी सुनने में आ रही हैं कि गवर्नमेंट जो है वो मुस्लिम लीग वाले जो है इनकी कोई एडजस्टमेंट करवा रहे हैं, चौधरी जाहिद इकबाल और चौधरी तुफैल साहब की। अगर हो गई तो फिर इनकी पोजीशन क्या बनती है,
वो तो बाद में पता चलेगा। इस वक्त वैसे मजबूत उम्मीदवार नामान लंगड़ियाल हैं। आप क्या कहेंगे जनाब? हम तो यही कहते हैं जो भाई साहब कह रहे हैं क्या कि चिचाबतनी के हलके में काम भी होने चाहिए और अच्छा उम्मीदवार होना चाहिए। कौन सा उम्मीदवार आपकी नज़र में अच्छा है? हमारी नज़र में वो अच्छा है जो चिचाबतनी का अच्छा काम करवाएगा, वही अच्छा होगा। जी, इनका कहना है, आवाम का कहना है कि अभी वही उम्मीदवार हमारे लिए अच्छा है जो यहाँ का काम करवाएगा, लेकिन अभी कोई सूरत वाज़ेह नहीं है। हर उम्मीदवार अपनी कामयाबी के दावे कर रहा है। आगे देखते हैं कि क्या सूरत बनती है। सदीक सरफराज चिश्ती, जियो न्यूज़ चिचाबतनी। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका सिद्दीक सरफराज, आप हमें आगाह कर रहे थे साहिवाल की सूरत हाल के हवाले से। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मज़ीद हलकों की सूरत हाल जानेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू जियो इलेक्शन सेल। और ब्रेक से पहले हमने बात की थी पंजाब की इंतखाबी सूरत हाल की। इस वक्त हम रुख करते हैं सिंध का और आपको कराची के हलका NA 233 का दौरा करवाते हैं, जो कि लांढी और कोरंगी के इलाकों पर मुश्तमिल है। हमारे नुमाइंदे जीशान शाह अवाम में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जीशान, बताइएगा क्या सूरत हाल है NA 233 की, अवाम क्या कहते हैं? मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला कोरंगी के एक हलके में। जो हालिया हलका बंदियाँ हुई हैं उसके हवाले से ये NA 233 का हलका कहलाता है, जबकि 2018 के इलेक्शन में इसे NA 240 कहा जाता था। NA 233 में तकरीबन 4 सूबाई सीटें इस वक्त आती हैं, जिसमें PS 92, 93, 94, PS 96 शामिल हैं। अगर इस एरिया का रकबा देखा जाए तो लांढी नंबर 6 से इसका आगाज़ होता है, जो कि पूरा लांढी के 6 सेक्टर्स के बाद पूरे कोरंगी ज़िले को कवर करता है। आइए इस इलाके के मसाइल पर नज़र डालते हैं। ये गटर भरने की वजह से पानी की लाइन फट जाती है। हम पीने का पानी इसमें मिक्स हो जाता है, जो गंदा पानी आता है फिर वो बंद कर दिया जाता है। हाँ, एक दिन के बाद पानी आता है 5 से 10 मिनट बस। यहाँ पे आप लोग इतने साल से लोगों को वोट दे रहे हैं कि शिकायतें वगैरह आपने नुमाइंदगान जिनको आपने सेलेक्ट किया है, जिनको आपने वोट दिया है, उनको इस हवाले से शिकायत आप लोगों ने दर्ज कराई? बिल्कुल कराई सर, एप्लीकेशन पता नहीं कितनी हमने दी हैं, लेकिन ये साल ये 2 दिन सही रहता है, उसके बाद फिर ये गटर भर जाता है। ये पूरी लाइन पूरी गंदी हो जाती है सारी। मसाइल क्या है यहाँ पे मेजॉरिटी जो आपको देखने में आ रहे हैं? इलाका मकीनों ने काफ़ी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की शिकायत की है, पानी बिजली, ये बताइए। यहाँ तकरीबन 2-2.5 साल से ना गंदगी हुई हुई है, सही कराते हैं फिर भर जाता है। ये इस तरह होता ही रहता है। पानी का भी मसला है यहाँ पे बहुत। यहाँ जो है सफाई का बड़ा मसला है, ना कोई खाकरू आता है, ना झाड़ू, ना कुछ। ये देखें आप, गली दिखाएं ज़रा ये गली की हालत। मैंने खुद पर्सनली यहाँ पे थैलियाँ उठा के वहाँ जलाई आगे जाके। अब क्या करें, कोई आता ही नहीं। दूसरा ये कि ये देखें गली के बाहर आपने देखा होगा, ये बहुत अरसे से गंद पड़ा है, गटर बंद है यानी, और यहाँ पे सारा गंद आने जाने को इतना प्रॉब्लम, इतनी तकलीफ़ हो रही है कि मैं बता नहीं सकता। भुट्टो साहब जो है एक अपनी किताब में लास्ट में उन्होंने लिखा है कि काश मैं कराची वालों का साथ देता तो आज ये मेरा मसलन ये मसला नहीं होता। तो यही मसला है, कराची वालों को देखो भाई, देखो, दिल हाथ में लो, उनके लिए जॉब प्रोवाइड करें, उनकी सफाई का, सुथराई का उनका ख्याल रखें, तो इंशाल्लाह कराची वाले आप पे मर मिटेंगे। आप घर में होती हैं, गैस का, पानी का, बिजली का, क्या ये मसाइल का सामना आपको करना होता है? बताइए इस हवाले से। जी, हम बिल्कुल मसाइल का सामना कर रहे हैं, क्योंकि हमारे घरों में अक्सर गैस नहीं होती है। अक्सर हम दोपहर में खाना पकाते हैं तो अक्सर गैस होती नहीं है मौजूद, ज़्यादातर यही मसला। और बत्ती तो आपको पता है कि 2.5-3 घंटे की लोड शेडिंग है। ये लांडी नंबर 3 बाबर मार्केट के अकब का इलाका है, और अगर आप ये देख सकते हैं कि ये गली के अंदर सीवरेज की लाइन किस तरह से फटी हुई है और पानी बहुत ज़्यादा जमा है। रिहायशी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। ये तो वो पूरी वहाँ उस कोने से लेके और उस कोने तक ये बहता ही रहता है और कोई नहीं आता है, और आते भी हैं तो बोलते हैं कि गाड़ी ख़राब है और ये और 10 मसाइल। आप लोगों ने इस हवाले से कंप्लेन की? कंप्लेन तो करते रहते हैं वक्तन वक्तन। यहाँ पे इस गली के अंदर फौत की हो गई थी, तकरीबन 2 दिन ही हुए, तो यहाँ बहुत मुश्किल हो गई थी आने जाने के लिए। यानी यहाँ पे किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं है। यहाँ पे गैस की परेशानी इतनी है कि गैस ही नहीं आता। ये कंटिन्यू तकरीबन 8 से 10 साल होगा इसको, इस प्रॉब्लम को। लोग यहाँ डेट हो जाती है, किसी प्रॉब्लम की एम्बुलेंस नहीं आ सकती है अंदर इलाके में। हेल्थ के सेक्टर में क्या हालात हैं? लांडी की आवाम को कोई इस हवाले से कोई सरकारी डिस्पेंसरी है, कुछ फराहम की गई है? जी बिल्कुल है, यहाँ लांडी मेडिकल कॉम्प्लेक्स है भाव मार्केट पे, ठीक है, मगर अच्छा है, मगर बहुत रश लगा हुआ होता है। लोग बैठे हुए हैं लाइन कतार लगा के,
वही 10 रुपये 20 रुपये टोकन पे चल रही होती है उनकी कहानी। जो उन लोगों ने यहाँ पे जो जीत कर आए हैं, जिनको आप लोगों ने वोट दिया है, उन्होंने इस हवाले से कोई आपकी आवाज़ ऐवानों तक नहीं पहुँचाई? कोई नहीं आता। जब वोट लेना हो ना, घरे घर खटके देंगे। जब उनके पास जाओ ना तो बोले हम घरों पे नहीं आते। ये सवाल करते हैं वो लोग कि हम घरों पे नहीं आते। भाई जब तुमको वोट लेना होता तो तुम घरे घर खटके देते हो कि आओ भाई आ जाओ, या गाड़ियाँ लेके आते हो, फिर उसके बाद में क्यों नहीं आते हो? इन इलाकों के रिहायशियों को जो वो मिल रहा है रोज़गार, या इलाके के जो गिरदोनवा में रोज़गार है, क्या वो सही है या वो भी इलाके की तरह ही है? रोज़गार है कहाँ यहाँ पे? रोज़गार है ही नहीं। कौन बोल रहा है सही रोज़गार है? किसी के पास है, किसी के पास नहीं है। जिसके पास नहीं है वो बेचारा भूखा मर रहा है। मसला ये है कि यहाँ पे जो टाउन ऑफिस है वहाँ जब हम कंप्लेनें देते हैं सेवरेज के मसले के लिए, वो उल्टा हमें ये कहते हैं कि भंगी तभी आएंगे आपके पास जब आप उनको खर्चा पानी दोगे। खर्चा पानी भी कोई 100-200 रुपये नहीं होता, 2000-3000 रुपये खर्चा देना पड़ता है एक गली की सफाई का, जिसमें सेवरेज के गटर लाइनें वगैरह हो गई या झाड़ू वगैरह हो गई। तो कौन अफोर्ड करेगा 2-3 हज़ार? यहाँ लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, वो 2-3 हज़ार रुपये इन भंगियों को देंगे सफाई के लिए। हम टैक्स देते हैं ना गवर्नमेंट को, तो उसमें सफाई का भी दे रहे हैं, केडी का भी दे रहे हैं, वाटर बोर्ड का भी दे रहे हैं, हर चीज़ का दे रहे हैं, फिर इनको अलग से हम दें। ये बताइए कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेन इशू लांडी नंबर 5 में क्या आता है देखने में, कि जो मसाइल हैं एरिया के, पानी, बिजली, गैस, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या चीज़ आपके सामने ज़्यादातर आती है? मैं बताता चलूँ, ये इलाका जो है ना सियासत की नज़र हो गया है। सियासत की नज़र हो गया है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। हमने परसों अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर जो है ना सेवरेज जो है हमने खुद खोला है। हमारे पास एक मतलब रॉड के तहत जो है खुद खोला है, और यहाँ पर जो है यूसी चेयरमैन वगैरह के पास सब जगह जो है कंप्लेनें करते फिरते हैं, कोई मसले मसाइल नहीं है। पानी के लिए इतना इशू हुआ है, मीठा पानी यहाँ नहीं, काम पता ही नहीं चलता कौन कर रहा है क्या कर रहा है। हम लोग तो खुद अपने तहत करते हैं, अपने हाथों से करते हैं सारा काम। इतनी महंगी तो तालीम हो गई है कि गरीब आदमी अफोर्ड ही नहीं कर सकता है इतनी महंगी तालीम। सरकारी स्कूल तो फिर सरकारी है ना, जाहिर आपको पता है सरकार हमारी सरकारी कैसी है, तो सरकारी स्कूल कैसे होंगे? पहले तो यहाँ पे इस इलाके में 2 सियासी जमातों के सियासी लड़ाइयाँ बहुत रहती थी, लेकिन गुज़िश्ता कुछ सालों से रेंजर्स ऑपरेशन के बाद में सुकून आया है। लेकिन ये बताइए कि जो मुख्तलिफ जो यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम की वारदातें या ये छोटे छोटे जराइम हैं वो यहाँ पे हो रहे हैं। हाँ, जब से ये अफगानियों का सिलसिला थोड़ा रुका है तो इसमें भी थोड़ी कमी आई है। अभी तो सब पूछ रहे हैं, लेकिन जब इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद कोई कुछ नहीं है। फिर अपने काम के लिए जाएंगे तो ख्वारी है उसमें। एजुकेशन तो बर्बाद हुई है। अभी आप जाके किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में आप चले जाएँ, बच्चे वैसे ही बेचारे ऐसे बैठे हुए होंगे, टीचर्स सारे चाय पी रहा होगा, कोई समोसे खा रहा होगा वहाँ बैठा हुआ। आप कोई भी बुक्स ले लें और उनसे कोई भी एक बुक का बंद करके एक सवाल पूछ लें, आप बिलीव करिएगा किसी को कुछ नहीं मालूम। कोई मसला नहीं है, किसी से हम रोटी मांगने नहीं जा रहे, किसी से हम रोटी नहीं छीन रहे। अब बाकी वोट नहीं देंगे, किसी को भी नहीं देंगे वोट, बस अब कोई कुछ नहीं करता। क्यों नहीं देंगे? क्यों दे वोट? ये इसलिए वोट दें, हम लोग कचरे के अंदर खड़े। आप कहाँ खड़े हुए हैं? आप बताइए कहाँ खड़े हुए हैं? आप गटर के पास खड़े हुए हैं। आप एक कदम पीछे हटाएंगे तो गटर में जाएंगे आप भी। गटर क्या करा है? क्या करा है यार? ये हम लोगों ने करा क्या है यहाँ पर? कुछ नहीं करा हम लोगों ने। सड़कों के लिहाज से सेवरेज का सिस्टम, पानी का सिस्टम ले लें, कचरा गंदगी की भरमार है, ये देख लें क्या हालत हुई हुई हमारे एरिया के। बस आप बताइए। और ये कि यहाँ पे पानी का करोड़ों रुपया हमारा पानी का लगाया, हमारे को दिलासा दिया गया कि हम पानी पे यूं करेंगे वो करेंगे, अभी तक क्या कोई गेट पानी। एक बात मुझे बताओ, घर में पानी नहीं आ रहा? नहीं ना, टैंकर डलवाते 3,500 रुपये का था, वो भी रात में आएगा, उसके नखरे इतने होते, ईद हो बकरा है तो ऐसे घर में घूम रहे होते। पूरे एरिया में रात को ऐसा खौफ का आलम होता है। ये आपको पोल नजर आ रहे हैं, लेकिन इस पर एक भी लाइट नहीं होगी। तो जो फंड मिलता है हमें समझ में नहीं आता वो फंड कहाँ जाता है। आवाम के लिए फंड मिल रहा है ना, आवाम को कोई फायदा नहीं है उससे। रात को कुत्तों की भरमार होती है ना, यहाँ से लेडीज़ कोई पैदल आ सकती है। अभी हाल ही में ये सामने मेन रोड चल रहा है चिराग होटल का, तकरीबन 15 दिन पहले यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ है। इस गली में भाई रहते थे हमारे रफीक भाई, वो बेचारे रोड पार कर रहे थे, ना यहाँ पे कोई जंप है ना यहाँ पे कोई पुल वगैरह बनाया हुआ है कि आवाम या लेडीज़ यहाँ से आराम से रोड पार कर सकें। तो बस समझ से बाहर है, सब अपनी जेब में, जहाँ के जो नुमाइंदे उन्होंने अपनी जेब में डाला है और इस इलाके को लांडी में यानी कि कुछ नहीं लगाया। लोग ये कहते हैं कि यार आप बिल नहीं भरते। अरे तो आप पानी दोगे तो बिल भरेंगे ना यार। पानी 1.5 लाख 2 लाख रुपए की एक बोरिंग करा रहा है आदमी, तुम्हें क्या वाटर बोर्ड को पैसे नहीं दे सकता? ये देखिए हमारे यहाँ भी वही पानी का मसला है। ये देखिए सारे बिल मेरे क्लियर है, ये अभी नया बिल आया है, ये 22 तारीख इसकी लास्ट डेट है। देखिए कोई मेरे ऊपर ड्यूज भी नहीं है, लेकिन पानी का वही मसला है जनाब। घंटों हम बिजली के ऊपर मोटरें भी चलाएं लेकिन पानी नहीं आता।
और दूसरी बात ये गटर सिस्टम का है। अब ये जो ठेकेदारों ने जो गटर लाइन डाली है, 12 इंच की लाइन मंजूर होती है और 8 इंच की लाइन डाली हुई है। आप इसको चेक करवाएं यूसी से। बच्चे जाते जाते स्लिप हो जाते हैंगे, बच्चों के कपड़े ख़राब हो जाते हैं, वो स्कूल नहीं जाने पाते। स्कूल अगर जाते हैं तो स्कूल किस तरह जाए कि वो गिरे हुए कपड़े पानी के अंदर होते हैंगे, गटर के पानियों के अंदर पानी में गिरे हुए होते हैंगे। आपके घर में पानी आता है और नहीं आता तो क्या मसाइल है, कब से ये मामला देख रही हैं आप? ये हमें 4-5 साल हो गए पानी आया था। हमने कहा, उन्होंने कहा आप नई लाइन ले लें। हमने 3 साल पहले लाइन ली थी, उसमें एक आध दफ़ा पानी आया, उसके बाद आज तक पानी नहीं आया। हम तो लगा के थक गए, पैसे लगा के थक गए। पानी का कोई नाम निशान नहीं है। पानी के बोरिंग का लें या बाज़ार से ख़रीदें, कहाँ तक ख़रीदेंगे पानी? हमारे यहाँ तो इतना पानी आता था, बाहर एक नल होता था और उसमें 20 घर भरते थे, बल्कि 40 समझ लें आप, ऊपर किराएदार ये वो। और अब तो पानी का ये है कि हमें घूट पानी नहीं मिलता। कहाँ जाएंगे हम लोग पानी लेने? किससे मांगेंगे? जो टैंकर भरवा लो, बस टैंकर डलवा लें आप लोग। एक और खातून हमारे साथ मौजूद हैं जी, आप बताइए पानी के हवाले से। पानी तो आता ही नहीं है अब हमारे यहाँ, पानी जो है ख़रीद कर ही पीते हैं। और बाकी वो खारा पानी जैसे बोरिंग इस्तेमाल होती है बस। पानी का बिल आ रहा है? हाँ, पानी का बिल तो आता है। हमारे इलाके में सीवरेज सिस्टम बहुत ख़राब है कि इलेक्ट्रिक का सिस्टम जो है बिल इतने आ रहे हैं और सीवरेज सिस्टम बिल्कुल वो है, खड्डे हैं। पानी तो बिल्कुल हमारे यहाँ नहीं आता। बिजली वो पानी के बिल बहुत आ रहे हैं पर पानी नहीं आ रहा। हम हर 1 हफ्ते बाद 1200 रुपये का पानी अपने घर में भरवाते हैं। बिजली हो, गैस आती नहीं है पर गैस के बिल बहुत आ रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं होती। जाते हैं तो बोलते हैं आप भरो बिल। पूरी यहाँ से गंदी गली से वहाँ तक देख ले, जहाँ से हम लोगों को लाइन आ रही, किस तरह भीगा हुआ पानी और किस तरह हम लोगों का बदबू वाला पानी हम लोग पी रहे हैं। वही पानी पी रहे हैं आप लोग? पानी जो गंदा पानी, वो पानी हम लोगों के घरों में आ रहा है। 4 महीने से गटर लाइन भर रही है और ये गटर लाइन की हमारी मुश्किल आसान कर रहे हैं। छोटे बच्चे बॉल खेलते हैं, गटरों के पानी में चली जाती है। इतना गंद है ना हमारी इधर, आप पीछे गली में जाए, इतना गंद है, मच्छर है, बीमारियां हैं। बारिश की तो इतनी बीमारी है ना, आपको बयान ही नहीं कर सकती हो ना। ये कोरंगी कौन सा नंबर है? ये कोरंगी नंबर 5 है। अच्छा, तो नंबर 5 में मेजॉरिटी, क्योंकि और भी हमें लोगों से बात हुई है, काफ़ी लोगों ने बोला यहाँ पे सड़कें नहीं बनी हुई हैं और जो सीवरेज का निज़ाम है वो बड़ा गंदा है, वो बहुत ही गंदा है। वो तो बिल्कुल सही है ही नहीं है। जो जमादार भी है तो वो भी कचरा नहीं उठाते, कोई भी ना पैप है ना कुछ है बेटा, ना पानी का है ना सीवरेज का, किसी चीज़ का ही नहीं है बेटा। किस को रोए? एक मेजर प्रॉब्लम ये है कि जब से हम यहाँ पैदा हुए हैं ना, इस एरिया मार्केट की सीवरेज निज़ाम बहुत डिस्टर्ब है। गटर के पानी में तैरते हुए हम अपनी नानी के साथ आया करते थे। अच्छा जी, ये बहुत पुराना इस एरिया मार्केट का निज़ाम धर्म भरम है और मेजर मसला ये, इस इलाके में मीठा पानी नहीं आता। इतनी मुश्किल से हमने लाइन ली। सब लोग अपनी अपनी लाइनें डालते हैं यहाँ पर और दूसरों की लाइनें तोड़ देते हैं। तो हमारे साथ, आवाम के साथ इंसाफ किया जाए। तो आप लोगों ने जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं उनको इस हवाले से शिकायत की? शिकायत करने का कोई फ़ायदा नहीं है ना, बस सब पार्टी वाले आपको पता है एक दूसरे की काट में लगे रहते हैं। वो बोलते हैं हमारा भला हो, वो बोलते हैं हमारा भला हो। ये कोरंगी नंबर 5 की ख़वातीन है और जब हमारी टीम ने यहाँ पर आके जब इस हवाले से एरिया के बारे में मालूमात हासिल करना शुरू की तो ये ख़वातीन ख़ुद बाहर आई और इन्हें हमें बुलाया, अपने एरिया का विज़िट करवाया। और इनका ये कोरंगी का जो बेसिक प्रॉब्लम है नंबर 5 का, कोरंगी नंबर 5 का जो बेसिक प्रॉब्लम देखने में आया है उसमें इनके पास ना सड़कें हैं, ना सीवरेज का निज़ाम है, ना ही पानी है। कमर में दर्द हो गई गड्ढों पर गाड़ी चला के, ये उम्र है हमारी इन गड्ढों पर गाड़ी चलाने की। गैस होटल की रोटियाँ खा रहे हैं खरीद के। लांडी के रिहायशियों की तरह कोरंगी के जो रिहायशी हैं उनके भी कमोबेश वैसे ही मसाइल अब तक सामने आए हैं। मैं इस वक्त कोरंगी नंबर 4 जमान टाउन के इलाके में मौजूद हूँ। कंपैरेटिवली कोरंगी के मुख्तलिफ इलाकों के ये एरिया ख़ासा बेहतर देखने में आया है। यहाँ पे सड़कें अच्छी बनी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे भी मसाइल के अमदार वही देखने में आए हैं जो कोरंगी के मुख्तलिफ इलाकों में या मुख्तलिफ सेक्टर्स में देखने को आए हैं। मेरे साथ इस वक्त से एरिया के चंद लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी, आप बताइए, ये आप यहीं के रिहायशी हैं? तो यहाँ पे मेन मसाइल क्या हैं? सर, मेन मसाइल में तो अभी जैसे रिसेंटली चल रहा है ना, तो ये गैस की प्रॉब्लम इतने इशू हैं किसी की हद नहीं कि 3-3 दिन जो ना गैस आ ही नहीं रही होती है। लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है यहाँ पे? वारदातें बताओ। वारदातें तो बहुत होती हैं, बहुत। रात को डर लगता है घरों से निकलने से, लोग परेशान है भाई यहाँ तो। कल भी यहाँ से भी 2 डकैत आए थे, पंचर वाले से मोबाइल छीन के ले गए। क्या मसाइल हैं आपके इलाके के? यहाँ पे क्या मसला है? और जो नुमाइंदगान थे क्या वो आए आपसे बातें सुनने के लिए? बताएं। कोई नहीं आता। जैसे ऐसे हो गए, मर गए हम उनके लिए। कल से गैस नहीं है, पानी होता ही नहीं है, गटरें लेने भरी हुई हैं,
लंगड़े दुंगड़े आदमी कहीं जा नहीं सकते, समझे। या तो पेट की तरफ देखें या इनकी तरफ देखें, जाए तो जाए कहाँ पर है। बिल जो है ना ऐसे आ रहे, खाने को होए या ना होए, बिल के लिए होए, नहीं होए तो काट कूट के बराबर कर देते हैं। किस लिए लेके जा रही हैं? गैस नहीं है घर में, गैस और लकड़ियों में खाना पकाएंगी? हाँ, लकड़ियों पकाते हैं, 3-3 बजे तक उठ के बैठते हैं, फिर भी नहीं होता। गैस कब से नहीं है आपके पास? 3-4 महीने हो गए। 3-4 महीने से? हाँ, 3-4 महीने से नहीं है। तो ये लकड़ी का सारा कितने का खरीद के लेके जाती हैं? ये 100 का देते हैं, 200 का देते हैं, 200-300 का रोजाना जलता है। लांडी से लेके कोरंगी तक इन तमाम इलाकों का जहाँ हमने दौरा किया और यहाँ के शहरियों से जो हमने बात की तो सबका यही कहना है, बुनियादी मसाइल की सबकी शिकायत है। पानी, बिजली, गैस, इंफ्रास्ट्रक्चर, सीवरेज, इसके अलावा हेल्थ और एजुकेशन, इसके अलावा कानून की अमलदारी यानी कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। लोगों की यही बुनियादी जो ज़रूरियात हैं उसके ऊपर लेकर शिकायतें हैं। सबका यही कहना है कि 15 से 20 साल हो गए, हर बार इलेक्शंस आते हैं, वो वोट कास्ट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं वो उनसे आके 5 सालों में या पूरे टेन्योर में नहीं पूछते कि वो आखिर चाहते क्या है, उनकी शिकायत क्या है, या उनकी शिकायतें कोई असम्बलीज तक नहीं पहुंचाता। NA 233 की सूरत हाल आपने जानी, और आज हमने जानने की कोशिश की है कि पंजाब की 9 डिवीजन्स में से एक साहिवाल डिवीज़न में आइंदा इंतखाबात का ऊंट किस करवट बैठता नजर आ रहा है। यहाँ के मशहूर सियासी ख़ानदानों के दरमियान मुख्तलिफ पार्टीज़ के हवाले से क्या कशमकश जारी है और आज़ाद उम्मीदवार अवाम को किस तरह मुतासर करने की कोशिश कर रहे हैं। फ़िलहाल मुझे जियो इलेक्शन सेल से इजाज़त दीजिए। कल हम किसी और इलाके के सियासी मामलात की तफसील आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।